हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी मिशन ईएसआईसी सीरीज़ का पार्ट 4, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ समझाया जाएगा। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दिया करें। बहुत सारे क्वेश्चन आपके उन एक्सप्लेनेशन के थ्रू बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे सभी चीज़ों को। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह के बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर। इनमें से बाइंडर की तरह किसको यूज किया जाता है? स्टार्च, टेल्क, सेल्यूलोज या केओलिन को। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, स्टार्च को यूज किया जाता है एज अ बाइंडर। तो देखिए, स्टार्च को यूज करने के बहुत सारे रीजन हैं एज अ बाइंडर। स्टार्च जो है देखिए काफी चीप यानी काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट होता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो टैबलेट वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन सारी जगहों पे कैप्सूल की शेल्स नहीं, जो कैप्सूल के अंदर का इंग्रेडिएंट भरा जाता है, उनके ग्रैन्यूल्स बनाने में और भी बहुत कुछ मेडिकेशंस बनाने में स्टार्च को बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ बाइंडर, ताकि चीज़ें जो है आपस में स्टिक हो पाएँ, आपस में चिपक पाएँ, टूटे ना, एक तरह से ब्रिटल होके वो टूट ना जाए चीज़ें। तो एज अ बाइंडर यूज़ किया जाता है स्टार्च को। स्टार्च जो है देखिए, इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, ओडरलेस, टेस्टलेस, वाइट सब्सटेंस होता है। मोस्टली ये प्लांट टिश्यू से हमें मिलता है, उसमें भी मोस्टली हमें पोटैटोज एंड सीरियल से ज़्यादा मात्रा में मिलता है अपना स्टार्च। स्टार्च को एज अ बाइंडर हमने जैसे कि बताया यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है इसको यूज़ करना। कॉस्ट इसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ज़्यादा मात्रा में इसे यूज़ किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग में आजकल के समय पे भी इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एज अ बाइंडर। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आपको एक ऐसी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का नाम बताना है जहां पाउडर्ड क्रूड सब्सटेंस को रखा जाता है कांटेक्ट में सूटेबल सॉल्वेंट के साथ एक सूटेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डिकॉक्शन, मैक्सिरेशन, पर्कोलेशन या रिजर्व पर्कोलेशन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, मैसिरेशन। एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां जो भी क्रूड सब्सटेंस होता है, क्रूड सब्सटेंस मतलब जिससे भी हमें जो कंपोनेंट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना है, उसको रखा जाता है देखिए सूटेबल सॉल्वेंट। इस सूटेबल सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुम कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोसली पाउडर ड्रग मटेरियल, या तो वो लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकती है, बार्क हो सकती है, या रूट बार्क हो सकती है। कोई भी प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें से भी हमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको एक्सट्रैक्ट आउट करना है, उसको कंटेनर में रखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटेनर में रखा जाता है। और मेंस्ट्रुम मतलब जो भी लिक्विड होता है उसको पोर किया जाता है टॉप से। कब तक पोर किया जाता है? जब तक ये जो पाउडर, ये जो सब्सटेंस है, यानी ये जो स्टेम या बार्क या रूट बार्क या लीव्स हैं, ये पूरी तरह कवर ना हो जाएं उस लिक्विड से, तब तक इस मेंस्ट्रुम को पोर किया जाता है और इस प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्शन कैरी आउट की जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताते हैं कि मैसिरेशन और पर्कुलेशन में कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस होते हैं। इसके डिफरेंस आपसे पूछे भी जाते हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको इन दोनों ही प्रोसेस के बारे में। ना देखिए, अब डिफरेंस देख लेंगे मैसिरेशन और पर्कोलेशन में क्या होता है। तो देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो मैसिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे कि अभी हमने देखा रूट, स्टेम या बार्क, उसको सोक करके रखा जाता है मेंस्ट्रुम में, ताकि वो पार्ट सॉफ्टर हो पाए, वो पार्ट थोड़ा सॉफ्ट हो पाए, और देन उसके बाद उसमें से जो भी एसेंशियल कॉम्पोनेंट हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट किए जा सकें। जबकि पर्कुलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर्कुलेशन में क्या होता है, ये जो क्रूड प्लांट मटेरियल है इसको मेंस्ट्रुम यहाँ पर फिल किया जाता है। मेंस्ट्रुम यहाँ पर क्रूड प्लांट सब्सटेंस जो है वो रखा जाता है, और मेंस्ट्रुम इसमें से धीरे धीरे फिल्टर होके यहाँ परफोरेटेड प्लेट के थ्रू इस ड्रेन वॉल्व से बाहर निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। तो ये एक तरह की फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जबकि ये मैसिरेशन जो है एक तरह की सोकिंग प्रोसेस होती है। तो ये एक क्लियर कट डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अगर हम बात करें स्पेसिफिक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट, तो मैसिरेशन में देखिए किसी भी तरह के कंटेनर में रखा जा सकता है। क्रूड प्लांट सब्सटेंस को मेंस्ट्रुम के अंदर पूरा ही डुबो के पूरा ही भिगोया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें पर्कुलेशन की, तो इसमें एक तरह का देखिए इस तरह की स्पेसिफिक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर देखिए हर एक अलग अलग स्टेप होता है। यहाँ परफोरेटेड प्लेट चाहिए होती है, यहाँ ड्रेन वॉल्व चाहिए होती है, मेंस्ट्रुम यहाँ पर प्लेस किया जाता है। तो हर एक चीज़ के लिए हर एक सेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होती है। टाइम की अगर बात
बात करें तो ये प्रोसेस जो है मैसेरेशन की एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि परकोलेशन में काफ़ी कम टाइम लगता है। ग्रेविटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ ये जो क्रूड प्लांट है इसको मेंस्ट्रुम के साथ रख दे रहे हैं, तो ग्रेविटी का कुछ खास रोल प्ले नहीं होता है मैसेरेशन में। जबकि परकोलेशन में अकर टूवर्ड्स द ग्रेविटी, देखिए यहाँ पर ये जो मेंस्ट्रुम है ये फिल्टर आउट होकर यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटी का काफ़ी रोल होता है परकोलेशन प्रोसेस में। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए काइम्स वगैरह बनाने में, टिंचर बनाने में और स्किन मैसेरेशन प्रिपरेशन बनाने में मैसेरेशन का यूज़ किया जाता है। जबकि देखिए कॉफ़ी प्रिपरेशन बनाने में ड्रेनिंग वाटर थ्रू सॉइल, रिमूविंग पॉल्यूट्स और काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी परकोलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तरह के डिफरेंस थे जो हमने आपको बताया मैसेरेशन और परकोलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसिनॉइड। इसमें से क्या एक इकोसिनॉइड नहीं है? इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। इंटरल्यूकिन एक तरह का इकोसिनॉइड नहीं है, बाकी ये सारे ही जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ये सभी हैं इकोसिनॉइड। इकोसिनॉइड क्या होते हैं? देखिए लिपिड बेस्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में। किस तरह से प्ले करते हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए क्या इकोसिनॉइड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन ये 3 मेन एग्जाम्पल हैं इसके जो हमारे ऑप्शंस में आपने देखे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या होता है? देखिए ये ही पूरी ही प्रोसेस होती है जहाँ पर एराकिडोनिक एसिड कॉक्स-1 और कॉक्स-2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। किसमें? प्रोस्टाग्लैंडिन में, ल्यूकोट्राइन में एंड थ्रोम्बोक्सिन में। इनका काम क्या होता है? देखिए अगर इनके रोल की हम बात करें तो जहाँ भी हमारी बॉडी में ऐसा लगता है कि बाहर से कोई इन्वेडर आया है तो ये जो सारे ही इकोसिनॉइड हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है? इन्फ्लामेशन यानी सूजन कर देता है, दर्द होने लगता है या बुखार जैसे कंडीशन कर देता है हमारी बॉडी में। और ये एक पार्ट होता है हमारी हीलिंग प्रोसेस का, ताकि हमारी बॉडी को पता चल पाए कि बाहर से कोई इन्वेडर हमारी बॉडी पे अटैक किया है और फिर उसके ही रिस्पॉन्स में ये अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगती हैं। ल्यूकोट्राइन्स क्या करते हैं? देखिए ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। एट द साइट ऑफ इंजरी या अगर कहीं चोट लगी है तो वहाँ पर सूजन हो जाती है इन्हीं ल्यूकोट्राइन्स की वजह से। थ्रोम्बोक्सिन क्या करते हैं? देखिए प्लेटलेट एग्रीगेशन, अगर कहीं कट लगा है तो उस जगह पे क्लॉट फॉर्मेशन करने का काम करते हैं थ्रोम्बोक्सिन। तो ये तीनों ही मिलके इनको कहा जाता है इकोसिनॉइड। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए इनमें से कौन एक तरह का नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? मॉर्फिन, क्विनिन, पापावेरिन या रेसरपाइन। आंसर है इसका ऑप्शन ए। मॉर्फिन है एक तरह का नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अब देखिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को क्यों यूज़ किया जाता है? जो सीवियर पेन कंडीशंस होती हैं, ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल एनाल्जेसिक जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह से कंट्रोल में नहीं हो रहा है दर्द, तो उन कंडीशन में दिए जाते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जो कि कॉज करते हैं मॉर्फिन लाइक इफेक्ट। मतलब उस पर्सन की कंडीशन को काफ़ी बेटर फील करा सकते हैं कुछ समय के लिए, बट ये काफ़ी एडिक्टिव होते हैं। तो बहुत लंबे समय तक इन तरह के नार्कोटिक एनाल्जेसिस का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। प्राइमरी देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, प्राइमरीली यूज़ किए जाते हैं पेन रिलीफ करने के लिए और एनेस्थीसिया इफेक्ट जो होता है जिसमें एनेस्थीसिया दिए जाते हैं उनमें भी मॉर्फिन नार्कोटिक एनाल्जेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की कैटेगरी में आती है? डाइफेनहाइड्रामिन, क्लोरडाइजेपोक्साइड, पिलोकार्पिन या एम्फेटामिन। आंसर बच्चों इसका ऑप्शन ए। डाइफेनहाइड्रामिन आती है एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग की कैटेगरी में। अब ये क्या होती है? देखिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एलर्जिक रिनिटिस यानी अगर नाक वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही होती है, कोल्ड या कफ जैसी कंडीशन होती है, इन्फ्लुएंजा या जो दूसरी एलर्जिक कंडीशन होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। डोज वगैरह जो है डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर क्या है? देखिए अगर डाइफेनहाइड्रामिन की हम बात करें तो इसका पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये जो इरिटेटेड ईची वाटरी आइज होती हैं, जब आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा रनी नोज की जैसी कंडीशन होती है, एलर्जी एंड हे फीवर, तो इन सारी कंडीशन में यूज़ की जाती है डाइफेनहाइड्रामिन।
देन अगर हम बात करें देखिए क्लोरडाइजेपोक्साइड, तो ये क्या है, ये एक तरह की सीडेटिव कैटेगरी की ड्रग है, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स कैटेगरी की ड्रग में आती हैं क्लोरडाइजेपोक्साइड। फिर अगर बात करें पिलोकार्पिन की, तो ये ग्लूकोमा मेडिकेशन है, ग्लूकोमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसको दिया जाता है। फिर अब अगर बात करें एम्फेटामिन की, तो ये क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट मेडिकेशन है। तो सारी ही मेडिसिन जो है इनकी कैटेगरी, इनकी क्लास भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी क्लास भी कभी कभार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अगर कोई भी तरह का सवाल है आपके मन में, किसी भी तरह का डाउट है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।